नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। और आज सबसे पहले आप सबको बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि आपका परिवार 5K प्लस का हो चुका है। अर्थात आज आपका परिवार प्रद्योत गुरुकुल 5K सब्सक्राइबर पूरे कर चुका है। तो सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से बधाई। आज का दिन विशेष दिन है। आज डॉक्यूमेंट में हमारा जन्मदिन भी है और आज हमारे परिवार ने 5000 सदस्य पूरे कर लिए हैं। तो इस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप सबका परिवार प्रद्योत गुरुकुल 5000 सदस्यों वाला हो चुका है और आप सबका स्नेह और प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो बहुत जल्दी आपका परिवार ये बढ़ता रहेगा, फलता फूलता रहेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमारे साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, 5K सब्सक्राइबर होने पर आप सबको पुनः पुनः बधाई और शुभकामनाएं। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कामायनी। कामायनी महाकाव्य छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। कुछ विद्वान इसे हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ जो महाकाव्य हैं उनमें से एक मानते हैं। कामायनी पर अलग अलग विद्वानों, आलोचकों के विभिन्न मत हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे तो कामायनी पर दिए गए मतों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, ऐसे चयनित कुछ कथन हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए आज उन पर बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। एक तो ये कथन कई बार आपने प्रश्न पत्रों में देखा होगा कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। किसने कहा है? कामायनी को फैंटेसी किसने कहा है? कामायनी को ताजमहल किसने कहा है? कामायनी को हिंदी का श्रेष्ठ काव्य किसने कहा है? आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य किसने कहा है? तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज ये जो बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी छायावाद का, इसका एक दुर्भाग्य हम ये भी कह सकते हैं, जयशंकर प्रसाद के इस महाकाव्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिल पाया। उसका कारण ये कि कामायनी महाकाव्य शुक्ल जी को थोड़ा कम पसंद था और शुक्ल जी ने इसके बारे में थोड़ा अच्छा नहीं लिखा, जिस कारण से आलोचकों और अन्य जो निर्णायक होते हैं उनकी नज़र में ये नहीं आया और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिल पाया। चलो कथन देखते हैं, महत्वपूर्ण कथन है। पहला है, कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। मानवता का रसात्मक इतिहास है। आप इसे याद करेंगे शुक्ल जी, ठीक है। शुक्ल जी रसवादी आचार्य थे, रसवादी आलोचक थे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। तो शुक्ल जी का सीधा संबंध रस से है, तो हम इसे इस तरह से याद कर लेंगे कि शुक्ल जी ने रसात्मक इतिहास कहा है। मानवता का रसात्मक इतिहास शुक्ल जी। यह रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। रहस्यवाद ये छायावाद की विशेषता है और छायावाद की विशेषता है। तो रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है कामायनी को? निराला जी ने। निराला भी छायावाद के ही एक स्तंभ थे। यदि यह पूछा जाए कि रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कौन सा है निराला के अनुसार, तो कामायनी, ठीक है। तो रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला ने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, ठीक। अगला है, यह विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसमें बहुत सारी कल्पनाएं हैं और मार्मिक उक्तियां हैं, कथन हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही मार्मिक कथनों का वर्णन किया है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। कामायनी को हम फिर से पढ़ेंगे, कामायनी के कुछ सर्ग भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन आज कामायनी के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनको ही हम देखते हैं। तो विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों का इसमें वर्णन है, ये शुक्ल जी का कथन है, ठीक। यह आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है, ठीक है। तो आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य, जो आधुनिक सभ्यता है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला काव्य कहा है डॉक्टर
नामवर सहने। ठीक, अगला है कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। इन दोनों में अंतर देखो, ये है आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य, किसने कहा है? नामवर सिंह ने। और ये है कामायनी नए युग का। नए से यहाँ न है और न से यहाँ न है, नंद दुलारे। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। नए युग का पूछा जाएगा तो नंद दुलारे, न से नए और न से नंद दुलारे। ठीक है, और आधुनिक का पूछा जाएगा तो डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आगे है कामायनी छायावाद का उपनिषद है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। छायावाद का उपनिषद, ये तो असंख्य बार आया है, कोई परीक्षा नहीं छोड़ी इसने। नेट में भी आया है, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। किसी भी राज्य की जहाँ भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं वहाँ ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। किसने? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। या शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा है? तो शांतिप्रिय उपनिषद। कैसे हम याद रखेंगे? जो शांतिप्रिय होगा वही उपनिषद पढ़ पाएगा, उपनिषदों का अध्ययन कर पाएगा, और जो शांतिप्रिय नहीं होगा वो तो फिर शोर में ही रहेगा, उसका अध्ययन कहाँ हो पाएगा, पढ़ कहाँ पाएगा। तो उपनिषद, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास बैठना। उपनिषद, पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो शांति से पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, हमें याद रहेगा शांति प्रिय ने उपनिषद कहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कामायनी ताजमहल है। कामायनी ताजमहल है, किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत। अब ये कैसे याद रखोगे? अब इसे याद रखने के लिए हम आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जीवन भर अविवाहित रहे। अब विवाह हुआ होता तो कहाँ जाते? ताजमहल, आगरा आते। विवाह हुआ नहीं, प्रेमिका थी नहीं, तो कहाँ? ताजमहल पर आए नहीं। जब ताजमहल पर नहीं आए तो उन्होंने कामायनी को ही ताजमहल कह दिया। और वैसे भी कहते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता। ठीक है, छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता, बाले तेरे बाल जाल में कैसे लोचन उलझा दूं। हे बालिका, तेरे बालों में मैं अपने नेत्र कैसे उलझा दूं? मैं प्रकृति की माया को छोड़ नहीं सकता, मैं प्रकृति के प्रेम को नहीं छोड़ सकता। तो वो नायिका या बालिका के केसों की अपेक्षा, बालिका के प्रेम की अपेक्षा प्रकृति को महत्व देते हैं, प्रकृति के प्रेम को महत्व देते हैं। तो अब ताजमहल पर तो गए नहीं, तो कामायनी को ही ताजमहल कह डाला। ताजमहल समझ के कामायनी को देखते थे। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कहा है। हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य, बहुत महत्वपूर्ण कथन। किसने कहा है? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। ठीक है, हिंदी काव्य का सर्वोत्तम महाकाव्य, पूरी हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य इन्होंने कह दिया, हरदेव बाहरी। ठीक है, अगला है कामायनी का अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। फूहड़ मार्क्सवाद किसने कहा है? बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा? कामायनी एक फैंटेसी है। कामायनी एक फैंटेसी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फैंटेसी का नाम आएगा तो हम मुक्तिबोध को याद रखेंगे। किसे याद रखेंगे? मुक्तिबोध को। फैंटेसी के कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इन्होंने कामायनी को एक फैंटेसी माना है। कामायनी आर्ष काव्य है। आर्ष का मतलब होता है ऋषि काव्य। ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी को आर्ष काव्य किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र। आर्ष का मतलब ऋषि, और नगेंद्र को हम आर्ष से जोड़कर रखेंगे। ठीक है, नग धन इंद्र, नग धन इंद्र, नगेंद्र, नगेंद्र आर्ष। ठीक, ऋषि। अगला है आधुनिक हिंदी का रामचरितमानस है। कामायनी आधुनिक हिंदी का रामचरितमानस है। रामचरितमानस की बात किसने कही है? रामनाथ ने। रामचरितमानस रामनाथ,
रामनाथ ने आधुनिक हिंदी का रामचरितमानस कहा है। ठीक, कामायनी एक असफल कृति है। असफल कृति है, किसने कही है? इंद्रनाथ। तो आप ये जानते हैं कि कामायनी असफल कृति है। इंद्र स्वयं ही असफल थे। कौन से इंद्र? देवताओं से पिटाते थे, भागते हुए कहीं विष्णु के पास जाते थे, कहीं ब्रह्मा के पास जाते थे, कहीं शिव जी के पास जाते थे कि बचाओ बचाओ। जब इंद्र असफल थे तो इंद्रनाथ ने कह दिया कि कामायनी भी असफल है। ऐसे हम इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। विश्व का 8वां महाकाव्य है, बहुत महत्वपूर्ण। विश्व का 8वां महाकाव्य क्या? कामायनी। विश्व का 8वां महाकाव्य श्याम नारायण। 8वां महाकाव्य, 8वां अजूबा है। किनके अनुसार? श्याम नारायण के अनुसार। श्याम नारायण ने क्या कहा है? 8वां। ठीक, अगला है वर्तमान हिंदी कविता की दुर्लभ कृति है, बहुत महत्वपूर्ण। जो वर्तमान हिंदी कविता है उसकी दुर्लभ कृति किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे दुर्लभ कृति कहा है। ठीक है, यहाँ द्विवेदी से और ये दुर्लभ, याद रखेंगे हम। द्विवेदी ने क्या कहा है? दुर्लभ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है मधुरस से रिक्त महाकाव्य। मधुरस से रिक्त महाकाव्य किसने कहा है? राम रतन भटनागर ने। भटनागर ने क्या कहा है? मधुरस से रिक्त। तो जो नागर होते थे, भट्ट होते थे, तो वो रस से रिक्त ही होते थे। ठीक है, तो मधुरस से रिक्त जो भट्ट होते थे, भट्टनागर, ऐसे याद रखेंगे। दोष सहित रचना, दिनकर जी ने ये कहा। ये दोष रहित भी है और दोष सहित भी है। क्या? कामायनी। पूछा जाए दोष रहित दोष सहित रचना दिनकर जी ने किसे कहा है? तो क्या है? कामायनी। ठीक है, अब दिनकर जी को ही आग और राग का कवि कहा जाता है। दो विरोधी चीजें, आग के कवि भी, राग के कवि भी। ठीक है, तो युद्ध का वर्णन करने वाले भी और प्रेम का वर्णन करने वाले भी। कुरुक्षेत्र लिखा है, युद्ध पर आधारित है, और दूसरी तरफ उर्वशी लिखा है, प्रेम पर आधारित है। तो दो विरोधी भावों का वर्णन करने वाले दिनकर, तो इन्होंने दो विरोधी भाव यहाँ कह दिया, दोष रहित कह दिया और दोष सहित कह दिया। बस दिनकर से हम याद रखेंगे। ठीक, आगे है समासोक्ति का विधान करने वाली रचना है डॉक्टर नगेंद्र। समासोक्ति का विधान करने वाली रचना इन्होंने कहा है, समास की उक्ति करने वाली। आगे है आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी आधुनिक समीक्षकों के लिए अर्थात आलोचकों के लिए, और आधुनिक जो रचनाकार हैं उन दोनों के लिए क्या है? परीक्षा स्थल। मतलब समीक्षकों की भी परीक्षा लेती है। समीक्षा करने वाले तमाम हुए, लेकिन आज तक अच्छी समीक्षा नहीं हो पा रही है। सबके मत अलग अलग हैं कामायनी पर। कोई कहता है बहुत अच्छा है, कोई कहता है बहुत अच्छा नहीं है। तो ये दोनों की परीक्षा ले रही है कामायनी। किन किन की? रचनाकार की और समीक्षक की। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है मानवता का रसात्मक इतिहास, नंद दुलारी वाजपेयी। मानस ने, अगला देखो, मानस ने वाल्मीकि रामायण को और कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया। बहुत महत्वपूर्ण कथन, वेरी इंपॉर्टेंट। मानस ने वाल्मीकि रामायण को, जो वाल्मीकि रामायण का जो महत्व था वो बदल दिया मानस ने। ठीक है, और मानस का कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया। अर्थात वाल्मीकि रामायण को मानस ने और कामायनी ने मानस को क्या किया? पाठकों के लिए बदल दिया है, नाम वर्ष हैं। ठीक, अगला है कामायनी को छायावाद की प्रतिनिधि कृति कहा जा सकता है। प्रेम शंकर ने कहा है, प्रेम से प्रतिनिधि कवि। ठीक, प्रतिनिधि कृति कामायनी। अगला है हिंदी की गौरवमयी उपलब्धि, बहुत महत्वपूर्ण कथन। हिंदी की गौरवमयी उपलब्धि किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। और डॉक्टर नगेंद्र जी ने ही मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। ठीक है, तो कामायनी से संबंधित ये 24 महत्वपूर्ण कथन
हमने प्रस्तुत किए, मत प्रस्तुत किए विद्वानों के। आशा है कि आपको ये पसंद आए होंगे। ट्रिक के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से हमने समझने का प्रयास किया, और यदि ये 24 आप तैयार कर लोगे तो परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा विश्वास है। कामायनी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 15 सर्ग हैं इसमें। पहला सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है। ठीक है, तो कामायनी पर और बहुत सारी बातें करनी है, वो हम अगली वीडियो में आगे करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगती है? चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिनों से जो चैनल देख रहे हैं हम लोग, पसंद तो बहुत कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। बेल आइकन दबा लेंगे तो जो भी वीडियो आएगी आपके पास आएगी, तो आप उसका लाभ ले पाएंगे, और आप लाभ ले पाएंगे तो हम अपनी मेहनत को सार्थक समझेंगे, और आपके लाभ में ही हमारी मेहनत की सार्थकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे।